गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहता क्लासेस। आज हम लेके आए हैं साइंस का नेक्स्ट टॉपिक साउंड, जिसको हम हिंदी में ध्वनि बोलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन से। हमारे पास यहाँ पे दो डेफिनेशंस है साउंड की। अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करें तो साउंड क्या है? साउंड इज़ अ एनर्जी, कैसी? विच हेल्प्स अस इन हियरिंग। साउंड क्या है? ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा है जो हमें सुनने में सहायता करती है। क्लियर? ये इसकी बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है कि साउंड क्या है? एक एनर्जी है जो हमें सुनने में हेल्प कर रही है। किसी भी चीज़ को हम सुन पा रहे हैं बिकॉज साउंड क्या है? एक एनर्जी है। अब अगर हम बात करें इन द साइंस लैंग्वेज साउंड को कैसे डिफाइन किया गया है, तो साउंड क्या है? साउंड इज़ अ वेव। साउंड क्या है? एक वेव है विच इज़ प्रोड्यूस्ड किसके द्वारा? बाय वाइब्रेशंस विच पासिस थ्रू मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है जी। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की तरंग है जो कंपन द्वारा पैदा की जाती है, जो कि किसी माध्यम के जरिए एक दूसरे से दूसरे हिस्से की ओर बढ़ती है और जिसे किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। अब देखो, सिंपल से डेफिनेशन को समझने के लिए मान लीजिए साउंड क्या है? एक वेव है। साउंड क्या है? एक वेव है। प्रोड्यूस किसके द्वारा हो रही है? वाइब्रेशंस। ठीक है, आप कभी भी बोल रहे हैं तो आप अपने गले को टच करके देखें तो आपको वहाँ पे वाइब्रेशंस महसूस होंगी। इट मीन्स साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? वाइब्रेशन से, कंपन से। ठीक है, और इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? मीडियम की। और मीडियम क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और कोई गैस हो सकता है। क्लियर? देखिए, यहाँ पे जो मैंने टॉपिक लिखा है वो आपको उसी प्रकार से लिखा गया है जिस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, साउंड इज व्हाट? साउंड क्या है? तो साउंड क्या है? वेव है। किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन। और साउंड किसके द्वारा ट्रैवल करती है? मीडियम द्वारा। कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और इधर गैस। क्लियर है? सेकेंड वन हमारे पास है स्पीड ऑफ साउंड। देखो, स्पीड ऑफ साउंड जो ध्वनि की गति रहती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम के अंदर। तो इन डिफरेंट मीडियम के अंदर डिफरेंट स्पीड को मेजर किस में करते हैं? मापते किसके अंदर हैं? कौन से यूनिट्स के अंदर हैं? तो वो रहते हैं डेसिबल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डेसिबल किसके यूनिट्स हैं। तो डेसिबल किसके यूनिट है? स्पीड ऑफ साउंड के यूनिट है। और डेसिबल के साथ इसका एक और भी है, बेल। एंड 1 बेल इज इक्वल्स टू 10 डेसिबल, बट मोस्टली डेसिबल ही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो डेसिबल किसका यूनिट है? स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करने का यूनिट है। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। ध्वनि की गति अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। क्लियर है? ध्वनि की जो गति रहती है वो अलग अलग माध्यम के अंदर अलग अलग रहती है। देखिए, सबसे पहले तो आप अभी हमने ये बात डिस्कस कर ली कि साउंड किसी न किसी मीडियम से गुजरेगी, किसी न किसी मीडियम की से क्या रहेगी? आवश्यकता रहेगी। और अलग अलग मीडियम के अंदर इसकी स्पीड भी क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। अब अगर हम बेसिकली बात करें 3 चीज़ों की, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस की। क्लियर है? फ़र्क क्या होता है ठोस, द्रव और गैस के अंदर? जब हम किसी भी सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड रहेंगे। एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड रहेंगे, बिल्कुल एक साथ, बिल्कुल भी हिले डुलेंगे नहीं। लिक्विड के अंदर जो अरेंजमेंट होता है थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, इसमें पार्टिकल के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आपको दिखाई देने लग जाता है। और गैस के अंदर, पार्टिकल के अंदर जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर? इट मीन्स जब साउंड सॉलिड में मूव करेगी तो इसकी डिफरेंट स्पीड होगी, जब साउंड हमारी लिक्विड में मूव करेगी तो इसकी डिफरेंट साउंड होगी, और जब गैस में मूव करेगी तब इसकी क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो साउंड की स्पीड होगी वो सबसे ज़्यादा किस मीडियम के अंदर होगी? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? हाँ जी। देखिए, पिक्चर में देख के हमें ये लग रहा है कि साउंड ऑफ स्पीड इज़ मैक्सिमम इन गैस। किस में रहेगी? गैस में। बट एक्चुअल में इट इज़ नॉट ट्रू। ये गैस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम नहीं होती। साउंड की स्पीड मैक्सिमम होती है सॉलिड के अंदर। देखिए, ये अभी हमने पढ़ा है कि साउंड को मूव करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मीडियम की।
किसकी आवश्यकता रहती है? मीडियम की। अब देखें सॉलिड के अंदर जो मीडियम है वो बहुत पास है, फर्स्ट पार्टिकल टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ। इट मीन्स जो मीडियम है वो बहुत पास, लिक्विड में थोड़ा दूर, बट गैस में मीडियम क्या हो गया है? बहुत ही ज़्यादा दूर हो गया है। कहने का मतलब स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, देन इन लिक्विड एंड देन इन गैस। क्लियर है? तो यहाँ पे एक बात आप नोट कर लें कि स्पीड ऑफ साउंड किस में मैक्सिमम रहती है? सॉलिड के अंदर। अब सॉलिड के अंदर भी हमें कुछ ऑप्शंस देके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैंने नीचे ये चार्ट बनाया है। देखें, देखो सबसे पहले ये बार बार पेपर में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी रहती है। तो याद रखना स्पीड ऑफ साउंड कितनी रहती है एयर के अंदर? 332 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब एयर 20 डिग्री सेल्सियस पे है तब कितनी होती है? 342 मीटर पर सेकेंड। वाटर के अंदर इसकी स्पीड कितनी रहेगी? 1500 मीटर पर सेकेंड। आयरन के अंदर इसकी कितनी रहेगी? 5730 मीटर पर सेकेंड। स्टील के अंदर इसकी रहेगी 5790 मीटर पर सेकेंड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड किस में होती है? एल्यूमिनियम के अंदर, और ये कितनी रहती है? 6420 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड किस में रहती है, तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम में। और ये कितनी होती है? ये होती है 6420 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब देखिए, आप देख रहे होंगे जैसे हम एयर से सॉलिड की, गैस से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड क्या हो रही है? इंक्रीज। इसीलिए बोला गया है कि स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड। ध्वनि की गति ठोस पदार्थों में सबसे अधिक होती है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखें, अब देखो एक वर्ड आपने सुना होगा, वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? निर्वात, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। वैक्यूम का मतलब होता है नो मीडियम, जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड ऑफ साउंड वैक्यूम के अंदर कितनी रहेगी, तो स्पीड ऑफ साउंड वैक्यूम के अंदर रहेगी 0। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बन रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज़ 0। 0 क्यों? वाई 0? बिकॉज अभी हमने बात की कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। और यहाँ हम लिख रहे हैं देयर इज़ नो मीडियम, तो वैक्यूम के अंदर साउंड मूव करेगी नहीं। इट मीन्स उसकी स्पीड इसके अंदर क्या रहेगी? 0। स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज देयर इज़ नो मीडियम। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखें बेसिकली जो वेव है, अभी हमने बात की साउंड इज़ अ वेव, तो किस प्रकार की वेव, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो वेव्स होती हैं कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कौन कौन सी? ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। सिर्फ क्या बात आपको याद रखनी है, जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए इन्हें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। दे रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। बट लॉन्गिट्यूडनल वेव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। दे नीड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। समझ में आ गया? ट्रांसवर्स को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए और लॉन्गिट्यूडनल को मीडियम की आवश्यकता होती है। तो अभी हमने बात किया कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसकी आवश्यकता है? मीडियम की। इट मीन्स साउंड कौन सी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि साउंड इज विच टाइप ऑफ वेव? साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ट्रांसवर्स वेव कौन सी रहेंगी फिर? लाइट। लाइट को प्रोपेगेशन के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। दैट्स वाई लाइट इज़ कंसीडर्ड एज अ ट्रांसवर्स वेव। क्लियर? तो साउंड क्या है हमारी? लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो साउंड की वेव होती हैं उसके भी हमारे पास प्रकार हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों के प्रकार। तो बेसिकली हमारे पास साउंड वेव 3 प्रकार की होती हैं, इंफ्रासोनिक वेव, सोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव। पराश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और अपश्रव्य तरंगे।
क्लियर? देर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ साउंड वेव, इंफ्रासोनिक वेव, सोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, अब हम एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। अब देखिए जो इंफ्रासोनिक वेव है, इंफ्रासोनिक वेव को हम कैसे पहचानेंगे? तो इंफ्रासोनिक वेव को पहचानने के लिए हमें उसकी रेंज देखनी पड़ेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इंफ्रासोनिक वेव की रिसेंटली पीएस टेट का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम के अंदर भी सोनिक वेव की रेंज पूछी गई थी, बिकॉज ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब देखिए इंफ्रासोनिक वेव की रेंज कितनी रहती है? 20 हर्ट्ज से कम। कितनी रहती है? 20 हर्ट्ज से कम की रेंज वाली ध्वनि तरंगों को हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंगे। और ये होती कौन सी हैं? जो हमारे द्वारा बेसिकली नहीं सुनी जाती, मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जाती। जैसे हमारे दिल की धड़कन है, हमारे दिल 24 घंटे धड़क रहा है, परंतु हमें उसकी बीट आवाज़ अभी तक आ नहीं रही है। वो क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज वो कौन सी वेव के अंदर आता है? इंफ्रासोनिक, जिसकी रेंज कितनी रहती है? 20 हर्ट्ज से कम। सेकेंड हमारे पास सोनिक वेव। सोनिक वेव कौन सा है? श्रव्य तरंगे, जो कि मनुष्य द्वारा सुनी जाती है, और इनकी रेंज कितनी रहती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। किलो इट मीन्स 20,000। क्लियर? थर्ड वन हमारे पास है अल्ट्रासोनिक वेव, अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी रेंज क्या होएगी? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। कितनी रहेंगी? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। क्लियर है? और ये भी मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। अल्ट्रासोनिक वेव भी हमारे द्वारा नहीं सुनी जा सकती। क्लियर है? देखो बेसिकली हमने कितनी टाइप ऑफ साउंड वेव पढ़ ली? 3। कौन कौन सी पढ़ी? इंफ्रासोनिक, सेकेंड वन इज सोनिक, एंड थर्ड वन इज अल्ट्रासोनिक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इंफ्रासोनिक की रेंज कितनी रहती है हमारी? 20 हर्ट्ज से कम। सोनिक की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और अल्ट्रासोनिक की 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव की। अल्ट्रासोनिक वेव का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अभी हमने बात की कि अल्ट्रासोनिक वेव को मनुष्य द्वारा नहीं सुना जाता, तो ये किसके द्वारा सुनी जाती हैं? तो अल्ट्रासोनिक वेव जो होती हैं वो डॉग, कैट, बैट के द्वारा सुनी जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आ गया है कि बैट जब अपने शिकार को पकड़ता है, ठीक है, चमगादड़ जब अपने शिकार को पकड़ती है, किसी भी कीट को पकड़ती है, तो वो किस वेव का, किन वेव्स का इस्तेमाल करती है? तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स का क्या करती है? इस्तेमाल करती है। ठीक है जी। अब देखो अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल कहाँ होता है? अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल होता है संकेत भेजने के लिए। नेवी के अंदर संकेत भेजने के लिए कौन सी वेव का इस्तेमाल होता है? अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसके बाद समुंदर की गहराई मापने के लिए भी, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस इस तरह से पेपर में पूछे जाते हैं। समुंदर की गहराई का पता लगाने के लिए भी कौन सी वेव का इस्तेमाल होता है? अल्ट्रासोनिक वेव का। मिल्क के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को, ठीक है, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए भी कौन सी वेव का इस्तेमाल होता है? अल्ट्रासोनिक वेव का। और किसी भी ब्रेन के अंदर ट्यूमर का पता लगाने के लिए, मस्तिष्क के अंदर ट्यूमर का पता लगाने के लिए भी कौन सी वेव का इस्तेमाल होता है? अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव पर वर्क करने वाले 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास सोनार। सभी ने नाम सुना होगा सोनार का, और इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले तो आपको सोनार की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, क्या मतलब है इस चीज़ का? देखो सोनार क्या है? सोनार एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, ऐसा यंत्र जो किस में हेल्प करता है? समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने में। सोनार इज़ अ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू फाइंड द ऑब्जेक्ट इन द सी एंड ओशन। समुद्र के अंदर जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उन्हें ढूंढने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? तो उसे बोलते हैं हम सोनार का। और इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और सोनार के अंदर हम कौन सी वेव्स का इस्तेमाल करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक आपको?
नेक्स्ट हमारे पास फेदोमीटर। देखो सोनार और फेदोमीटर के अंदर बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फेदोमीटर किस लिए यूज़ होता है? फेदोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव पे यूज़ होता है। और ये किस लिए यूज़ होता है? ये समुंदर की गहराई मापने के लिए, ठीक है, टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। डेप्थ ऑफ द सी को मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फेदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? ये दो बेसिक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थे, सोनार और फेदोमीटर, जो किस पे यूज़, जिसमें किसका प्रयोग हो रहा है? अल्ट्रासोनिक वेव का। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब देखें, अभी हमने बात की थी स्पीड ऑफ साउंड को हम डेसिबल के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखो, सुनने के लिए ध्वनि कितनी बेसिक हमारे पास रेंज होनी चाहिए। अगर वो रेंज पूछे हर्ट्ज़ के अंदर तो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़। अगर वो डेसिबल के अंदर पूछ रहा है तो हमें कितनी रेंज चाहिए? 40 डेसिबल टू 80 डेसिबल। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमारे लिए सबसे अच्छी रेंज जो सुनने की है वो कितनी रहती है? 45 डेसिबल की। क्लियर? मनुष्य के लिए हानिकारक जो हमारे लिए साउंड बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं वो कितनी रहती हैं? 80 डेसिबल से ऊपर की जो भी आवाज़ें रहती हैं वो हमारे लिए क्या रहेंगी? हानिकारक रहेंगी। क्लियर? इसके बाद कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो साउंड है, साउंड पर तापमान का इफेक्ट पड़ता है या नहीं, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है या नहीं? तो डेफिनेटली साउंड पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। और कैसे इफेक्ट होता है? अगर आप टेम्परेचर के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर रहे हो टेम्परेचर को, तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी बढ़ जाती है? 0.61 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ हुआ, स्पीड ऑफ साउंड कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी? 0.61 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास देखें इको। ये कुछ साउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पता होनी ज़रूरी हैं। इको को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है? देखो, डेफिनेशन से भी सिंपल हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। कभी आप पहाड़ों में गए हो, वहाँ पे हम क्या, अगर आप पहाड़ों के अंदर आवाज़ लगाते हो तो वो आपकी आवाज़ गूंजने लग जाती है। आप किसी रूम में हैं, रूम के अंदर खाली रूम है, रूम के अंदर आप अपनी आवाज़ लगाते हो तो वो भी आवाज़ गूंजने लग जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई ध्वनि किसी दीवार या पहाड़ या गहरे कुएं से टकराती है तो वो हमें गूंजती हुई सुनाई देती है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इको, प्रतिध्वनि कहते हैं। क्लियर है? और इसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए, इसे रिफ्लेक्शन को सुनने के लिए कम से कम डिस्टेंस, कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर और 17 मीटर हमारे पास क्या होनी चाहिए? दूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द मिनिमम डिस्टेंस टू लिसन साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन। किसी भी दीवार से, देखो किसी भी दीवार से ये कोई व्यक्ति बोल रहा है, किसी भी दीवार से टकरा के वापस आने के लिए आवाज़ के बीच में और सुनने के लिए मिनिमम कितनी दूरी हमें चाहिए है? 16.6 मीटर की दूरी उनके बीच में होनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, परसिस्टेंस ऑफ द ईयर। परसिस्टेंस ऑफ द ईयर का मतलब क्या होता है? अब मान लो आपने कोई भी ध्वनि सुनी, वो ध्वनि आपके दिमाग में कितने वक्त के लिए रहती है? तो जब हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 0.1 सेकेंड के लिए रहता है, ठीक है। उसके बाद वो आप उस ध्वनि को क्या हो जाते हो? भूल जाते हो। 0.1 सेकेंड के लिए उसका प्रभाव कहाँ पे रहता है? आपके मस्तिष्क पे रहता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार हम थोड़ा सा इसे रिवाइज करते हैं। देखिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया साउंड से। साउंड क्या है? एक एनर्जी है जो किसी भी चीज़ को सुनने में हमारी हेल्प करती है। बेसिकली साउंड क्या है? एक वेव है। साउंड क्या है? एक वेव है। कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है? इसे ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की क्या रहती है? नीड होती है। वो मीडियम कौन कौन सा हो सकता है? मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड और मे बी गैस। क्लियर? अगर हम बात करें स्पीड ऑफ साउंड की, तो स्पीड ऑफ साउंड को हम किस में मेजर करते हैं? वी मेजर इट इन अ डेसिबल। क्लियर? किसके अंदर मेजर करते हैं? डेसिबल। और स्पीड ऑफ साउंड किस में सबसे ज़्यादा रहती है? सॉलिड में, देन लिक्विड एंड देन गैस। सबसे ज़्यादा है किस में? कौन से सॉलिड में? तो वो रहता है एल्यूमिनियम के अंदर। क्लियर? और वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कितनी रहती है हमारे पास?
वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कितनी रहती है हमारे पास, 0। क्लियर। उसके बाद जो साउंड वेव है वो बेसिकली कितने टाइप की है, 3 टाइप की। फर्स्ट वन इंफ्रासोनिक, सेकंड वन अल्ट्रासोनिक, क्लियर, सॉरी सोनिक, देन अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक की रेंज 20 हर्ट्ज से कम, सोनिक की 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और अल्ट्रासोनिक की कितनी रहती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। क्लियर है जी। इंफ्रासोनिक की 20 हर्ट्ज से कम, सोनिक की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, देन अल्ट्रासोनिक की 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ अल्ट्रासोनिक हमने 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़े, सोनार एंड फेदोमीटर। क्लियर। सोनार किस में हेल्प करता है, किसी भी चीज़ को समुद्र की गहराई में ढूंढने के लिए, टू फाइंड ऑब्जेक्ट्स, और ये समुद्र की गहराई डेप्थ मेजर करने के लिए। क्लियर। दोनों के अंदर कौन सी वेव्स का इस्तेमाल होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल होता है। उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा इको। इको क्या होती है, प्रतिध्वनि। जब कोई भी आवाज़ किसी भी पहाड़ दीवार से टकराकर आपको गूंजती हुई सुनाई देती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इको। उसके बाद कोई भी आवाज़ जो आपके कानों ने सुनी है वो आप कितने टाइम तक आपके मस्तिष्क में उसका प्रभाव रहता है, तो 0.1 सेकेंड तक उसका प्रभाव रहता है। आई थिंक टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।